नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कई क्लास से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं और अब यह चैप्टर लास्ट हो रहा है। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्रचलित नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज हम लोग इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है वीडियो को, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और लगभग सभी साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे अंत तक। और आज के वीडियो के अंत में हम लोग कुछ टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। जो हमारा टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में भी चर्चा होगी, इसलिए ध्यान से सभी लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले तो नाम इसका बड़ा रोचक रखा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हिंदी में किसी किसी बुक में पेरिस का प्लास्टर भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि नाम रखने के पीछे भी कोई न कोई कारण, परंपरा, तर्क होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रखने का तर्क है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका परिचय देखते हैं। देखिए लिखा गया है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अब इसको समझा जाए कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट तक तो बात समझ में आती है। अर्ध मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब हो गया जल, पानी, और हेमी मतलब भी होता आधा। आपने वो मैथ में पढ़ा होगा एस्फीयर, गोला, और फिर अर्ध गोला पढ़ते होंगे हेमी एस्फीयर। तो हेमी मतलब होता है आधा, हाफ। तो अर्धहाइड्रेट कहने का मतलब यह है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, उसमें जल के आधा अणु होते हैं। तो जल के जो आधा अणु होते हैं इसलिए इसको अर्धहाइड्रेट कहा गया है या हेमीहाइड्रेट कहा गया है। और कैल्शियम सल्फेट तो इसमें है ही, CaSO4 है ही, उसके साथ में आधा अणु जल है, इसलिए सूत्र से क्लियर हो जाएगा। यहां आप देख पा रहे होंगे इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O होता है। अब ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम और सूत्र। तो आपको याद रखना है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्ध मतलब आधा और हाइड्रेट का मतलब यहां हो गया जल, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट है ही CaSO4 और हेमीहाइड्रेट मतलब जल के आधा अणु इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम और सूत्र हो गया। अब आते हैं इस पर कि यह बनता कैसे है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि है यहाँ लिखा गया है, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं का त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का निर्माण करता है। अब देखिए जिप्सम, जिप्सम चट्टान से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है, चट्टान से यह प्राप्त होता है। आगे जो इक्वेशन देखेंगे उसमें तो वहां सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी तत्काल समझिए, जैसे हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था चूना पत्थर CaCO3, वह भी चट्टान से प्राप्त होता है। चट्टान से कई तरह के पदार्थ हम लोगों को प्राप्त होते हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो चट्टान जो होता है वो प्राकृतिक पदार्थों का अपार भंडार है। वहां कई प्रकार के खनिज और सब ढेर सारे पदार्थ, धातु, अधातु, उपधातु छिपे रहते हैं, जिसका हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खनन करते हैं, निकालते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो जिप्सम है तो लिखा गया है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं का त्याग करके, यह का मतलब यहाँ है जिप्सम, कि जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे तो जिप्सम में जो जल के अणु रहते हैं तो वह जल का अणु निकल जाता है, और जल का अणु जब निकलता है तब जो एक नया यौगिक बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है, उसी को कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट
या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में या कहा जा सकता है कि व्यापारिक तौर पर उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी के नाम से जानते हैं। आइए इक्वेशन को देखते हैं। ये CaSO4 इंटू 2H2O यही जिप्सम है। यह जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। पिछले क्लास में अगर आप क्रिस्टलन का जल पढ़ रहे थे तो वहां भी जिप्सम की चर्चा हुई थी कि जिप्सम एक प्रकार का सॉल्ट है, लवण है, जिसमें जल के 2 अणु रहते हैं। अब सोचिए किसी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें से जल निकलेगा। तो इस जिप्सम को उतना ही गर्म किया जाता है कि यहाँ जो 2 अणु जल है इसमें से 1.5 अणु जल निकल जाए, 1.5, 1.5 अणु जल इसमें से निकल जाता है। तो 2 अणु जल में से जब 1.5 अणु जल निकल जाएगा तो आप सोच सकते हैं जल का आधा अणु बचेगा, और वही जो आधा अणु जल होता है उसी को अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं। आइए देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर CaSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त होता है। ये CaSO4 इंटू हाफ H2O जो प्राप्त हुआ इसी को कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कहा जाता है या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और उसमें से जो जल निकला है जिप्सम में से, यहाँ देखिए 1.1/2 H2O या इसको 1.5 अणु जल भी कह सकते हैं। 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको अलग हो जाता है, किसमें से? जिप्सम में से। तो जिप्सम में केवल हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचता है, मतलब जल के आधा अणु बच जाते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। और इसी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। अब हमने आज के क्लास के शुरुआत में आपसे एक चर्चा की थी कि आखिर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा। तो जैसी मान्यता है कि शुरुआती दौर में इसकी खोज पेरिस में हुआ। पेरिस आप जानते होंगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और उस पेरिस में इसका सबसे पहले उपयोग हुआ टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर करने में। आपने देखा होगा जब कभी हड्डियां टूट जाती है दुर्घटना के कारण या अन्य किसी कारणों से, जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते होंगे तो जब वहां टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए वो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके हाथ या पैर या जिस भाग में भी हड्डी टूटती है उस भाग पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर कर देते हैं। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस की खासियत क्या है, क्यों इससे प्लास्टर करते हैं, इस पर बाद में आएंगे। तत्काल अभी इसके नामकरण की चर्चा हम लोग करें कि पहली बार पेरिस में इस पदार्थ का उपयोग, इस रासायनिक पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर करने में किया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी के नाम से जानते हैं। पी हो गया प्लास्टर, ओ हो गया ऑफ और पी हो गया पेरिस। अब देखिए, तो आपने बनाने की विधि देख लिया। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ा सा भौतिक स्वरूप जाने, यह होता कैसे है। जैसे नमक को आपने देखा है, तो नमक को सभी लोग देखे हैं कि जो सफेद रंग का होता है, छोटे छोटे रवा के रूप में, क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, यही है नमक। उसी तरह से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक स्वरूप की बात करें, यह भी सफेद होता है, लेकिन यह एकदम महीन पाउडर की तरह रहता है, चूर्ण की तरह रहता है। आपने कई बार टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए जब डॉक्टर पीओपी का प्रयोग किए होंगे तो आप उसको देखे होंगे, नहीं तो हम और उदाहरणों के द्वारा आपको बताते हैं पीओपी का और क्या क्या उपयोग है। तो आते हैं इस पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है, ये व्हाइट पाउडर की तरह रहता है। इसमें जल मिलाने पर, अब देखिए यहाँ फिर कैसे रिएक्शन होता है। जो सफेद चूर्ण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब इसमें जल मिलाया जाता है तो क्या होता है, यह पुनः जिप्सम जैसे कठोर पदार्थ का निर्माण करता है। कहने का मतलब, जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं तो यह फिर से, जैसे जल से यह संयोग करता है पीओपी, यह फिर से जिप्सम बना लेता है। और जिप्सम के बारे में हमने पहले कहा कि चट्टान से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, तो फिर से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम में बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक खासियत हो गई कि जिप्सम को गर्म करके आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला करके फिर से जिप्सम बना लीजिए, तो बड़ा अद्भुत नेचर है इसका। इसी गुण के कारण यह प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी उपयोगी हो जाता है।
अब आइए देखते हैं कैसे इसमें जल मिला करके फिर से जिप्सम बनाया गया है। ये जो CaSO4 इंटू हाफ H2O है, यह हो गया आपको पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसमें हम लोग 1.5 अणु जल मिला देते हैं। आधा अणु जल तो पहले से है पीओपी में, 1.5 अणु जल जब मिलता है तो आधा अणु और 1.5 अणु तो मिलेगा तो 2 अणु जल होगा। यहाँ देखिए CaSO4 इंटू 2H2O हो जाता है और यही है जिप्सम। इस तरह से फिर से जिप्सम का निर्माण हो जाता है। तो कुल मिला करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके जल को निकाल करके हम लोग जिप्सम को गर्म जब करते हैं तो उससे जल निकल जाता है और वह पीओपी का निर्माण करता है। और पीओपी में जब पुनः जल मिला देते हैं तो वह फिर से जिप्सम में बदल जाता है। ये क्रिया होते रहती है। इस क्रिया के कारण ही जिप्सम का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा उपयोग है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग को देखें। तो इस भाग में अब हम लोग जानेंगे कि इस पीओपी का हमारे लिए क्या महत्व है, पीओपी हमारे लिए कैसे उपयोगी है। यहाँ लिखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, और पहला उपयोग आप देख पा रहे हैं, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में। हमने पहले आपको कह दिया कि नाम रखने के पीछे यही कारण था कि जो हड्डियां टूट जाती है किसी कारण से, उसको सही जगह पर एडजस्ट करके रखने के लिए प्लास्टर किया जाता है। और उसी प्लास्टर करने में इस पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। एक चीज मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहीं से काम नहीं है कि टूटी हुई हड्डियों को वो जोड़ देगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना उसका काम नहीं है। उसका काम बस इतना है कि जो हड्डियां टूट गई है, अपना जगह छोड़ चुकी है, तो वो एक जगह पर अस्थिर रहे, बस उसको अस्थिर रखने का काम करता है। जोड़ने का काम तो हमारी सेल में, हमारे टिश्यूज में वो खुद ब खुद हो जाता है। अपने आप रिपेयरिंग की क्षमता होती है हमारी कोशिकाओं में। बस हमारी हड्डियां एक खास जगह पर, उस निश्चित जगह पर जाके अस्थिर रहे, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर किया जाता है। आप सोचिए, विचार कीजिए, पता लगाइए कि जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं था, हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो पहले भी हड्डियां टूटती होगी। तो पहले लोग क्या करते, तभी भी हमने देखा है गांव घर में लोगों को, जब हड्डियां बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, बत्ती या लकड़ी, किसी कठोर वस्तु का सपोर्ट दे करके और उसको रस्सी से या कपड़ा से बांध देते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो पहले इस तरह से भी लोग हड्डियों को अस्थिर रखते थे। आज तो कई नए नए साधन आ गए हैं, हमारा विज्ञान इतना प्रोग्रेस कर गया है कि अब हम लोग उन साधनों के द्वारा उस टूटी हुई हड्डियों को अस्थिर कर लेते हैं। नहीं तो जब ये पीओपी नहीं होगा, हमारा मेडिकल साइंस डेवलप नहीं होगा, तो और सब भी कुछ हमारे जो अपने स्थानीय तकनीक थे उसके द्वारा हड्डियों को अस्थिर रखने का उपाय किया जाता था। तो ये टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर अस्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में इस पीओपी का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मूर्ति, खिलौने एवं सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। आपने देखा होगा घर में कई तरह की मूर्तियां, जो रंगीन रंगीन मूर्तियां आती है, वो भी पीओपी का बना होता है। बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं वो भी पीओपी से बने होते हैं। और फिर ये सजावटी वस्तुएं, कई तरह के तोता या कबूतर और ढेर सारे तरह के और सब गमला, ये सब चीज जो सजावटी वस्तु होती है, वो भी आपको अपने मोहल्ले में कभी वो ठेला या रिक्शा इस सब पर घूमता हुआ रंगीन रंगीन तोता ये सब मिल जाएगा, जो पीओपी से बनाई जाती है। ये पीओपी का उपयोग मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में होता है। और इसका तीसरा उपयोग है, भवन निर्माण हेतु सुंदर नक्काशियों एवं सतह को चिकना बनाने में भी इस पीओपी का उपयोग होता है। आपने देखा होगा लोग पीओपी का बहुत सुंदर सुंदर छत में डिजाइन बनाते हैं। वो जो छत में डिजाइन बनता है, तो आपको वो जो कारीगर होगा, जो मैकेनिक होगा, वो कहाँ होगा कि आप पीओपी खरीद कर ले आइए, तो वही पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बहुत प्रचलित नाम है, लोग अंग्रेजी में ही उसको खूब जानते हैं, हिंदी जाने न जाने, उसका फुल फॉर्म जाने नहीं जाने, लेकिन पीओपी काफी प्रचलित रूप है, पी प्लास्टर ओ ऑफ पी पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से सुंदर नक्काशियां बनाई जाती है, टाइल्स मार्बल लगाया जाता है जहां पर, तो उसके बीच में जो दरार रहता है उसको चिकना करने में, उस दरार को भरने में भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से भवन निर्माण में भी पीओपी का उपयोग हो गया, मूर्ति, खिलौने और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए भी, प्लास्टर करने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो यह था आज का हम लोगों का क्लास प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुड़ा हुआ।
जो काफी महत्वपूर्ण क्लास है। और एक प्रश्न जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड एग्जाम में या आपके टर्मिनल एग्जाम में, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा कहा जाता है कि आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। आर्द्र रोधी बर्तन का मतलब है कि ऐसे बर्तनों में आप इसको रखें जहां आर्द्रता या ह्यूमिडिटी नहीं पहुंचे, नमी नहीं पहुंचे। आखिर वैसे बर्तनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखना चाहिए? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घर में मकान बनाने के लिए जो सीमेंट आता है, उस सीमेंट को भी नमी वाले जगह से दूर रखते हैं हम लोग, ऐसे जगह पर रखते हैं जो ड्राई हो, सूखा हो। क्योंकि नमी वाले जगह पर जैसे आप सीमेंट को रखेंगे तो क्या होगा, सीमेंट उस नमी को ग्रहण करेगा और वह कठोर बन जाएगा, जिसके कारण वह बेकार हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। और हम लोग अभी देखें इस नीचे वाले रिएक्शन में कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसे वह जल से मिलता है तो जल से मिल करके वह पुनः जिप्सम जैसे कठोर पदार्थ का निर्माण कर लेता है। तो सोचिए, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता वाले जगह पर रख दें, नमी वाले जगह पर रख दें, तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेगा, जल के साथ मिल करके पुनः जिप्सम बना लेगा, और कठोर वस्तु जब बना लेगा तो फिर उसको हम लोग अपने इच्छा अनुसार अलग अलग सांचा में या रूप में ढाल नहीं सकते हैं। पाउडर के रूप में रहता तो उसको पानी के साथ मिला करके उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, फिर उसको इच्छा अनुसार सांचा में ढाल लेते हैं। लेकिन जब वह पत्थर के समान कठोर हो जाएगा तो क्या उसका उपयोग हो पाएगा? एकदम नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। ऐसे बर्तनों में, ऐसे पैकेट में रखा जाता है जिसके कारण आर्द्रता के संपर्क में वो नहीं जा पाता है, नमी के संपर्क में नहीं जाता है, और लंबे समय तक वह प्लास्टर ऑफ पेरिस सुरक्षित रहता है। इस तरह से इन सभी बातों को समझते हुए आप इन सभी यौगिकों को ध्यान से पढ़ेंगे। आज जो हमारा चैप्टर था वो लास्ट हो गया। अब इस अम्ल क्षारक लवण में मेरे अंदाज से कोई टॉपिक नहीं बचा है। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ लगे तो आप अविलंब कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना के आपको अपलोड करके दे दूंगा। और कुछ हो सकता है महत्वपूर्ण प्रश्न बच गया होगा जिस पर हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस थोड़ा सा मैं टेस्ट के बारे में बात कर लूँ कि जैसे अगला क्लास हमारा समाप्त होगा तो अगले वीडियो में आपको टेस्ट के बारे में अनाउंसमेंट हो जाएगा, और उस टेस्ट में शामिल होने के लिए सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जो हमारा इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर ऐड नहीं करवाए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्द हो सके आप अपना नंबर हमें दें, फ़ोन करके लिखावें या फिर मैसेज करें। तो उसमें एक दो बात निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा कि आपको अपना होम एड्रेस लिखवाना है, क्लास लिखाना है, नाम लिखाना है और व्हाट्सएप नंबर लिखाना है। ये सारी चीज़ आप हमें फ़ोन करके भी बता सकते हैं, और उसके लिए फ़ोन के लिए आपको मैं नंबर दे देता हूँ 9931737348, और एक दूसरा नंबर है 9905441973। ये दो नंबर है। आप इन नंबरों पर फ़ोन करके भी अपना व्हाट्सएप नंबर हमें लिखा सकते हैं। और जो लोग इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, तो जैसे हमारा कल क्लास समाप्त होगा, अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, तो आपको 2 या 3 दिन का बीच में ब्रेक मिलेगा रिवीजन के लिए। आप पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद तब हम लोग टेस्ट का डेट फाइनल करेंगे। वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तत्काल सभी लोग रिवीजन करें, और जो भी समस्या हो आप सीधे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी उन समस्याओं का समाधान करना। एक दूसरी बात कि जो लोग लेट से चैनल ज्वाइन किए हैं, कुछ ही क्लास से पढ़ना शुरू किए हैं, तो उनको भी टेस्ट में शामिल होना है, और प्रयास किया जाए कि अधिक से अधिक लोग टेस्ट में शामिल हो, ताकि आप अपने आप को आंक सके, आप अपने आप को जांच सकें कि हमने कितना सीखा या हमारे सीखने की दर क्या है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप टेस्ट में शामिल होने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर जुड़वाएं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच, अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही है तो दोस्तों के बीच शेयर भी करें, लाइक भी करें। बस आज का क्लास समाप्त करेंगे। तो अंत में एक और विशेष रिक्वेस्ट आपसे, जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर ऐड नहीं करवाए हैं, कृपया जितना जल्द हो सके अपना नंबर हमें दें, और मैं उस नंबर को ऐड कर दूंगा ताकि आप आसानी से टेस्ट में शामिल हो सकें। तो बाकी बातें कल हम लोग जब टेस्ट के लिए और अंतिम क्लास होगा तो उसमें करेंगे। तब तक आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कीजिए, घर में रह करके खूब मन लगाकर पढ़िए। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।